हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर HPSC द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली गई हैं उसी की तैयारी हम करवा रहे हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं। जो HPSC ने सिलेबस निर्धारित किया है उसी के अकॉर्डिंग हम सिलेबस करवा रहे हैं। और एक दो मेरे पास कमेंट आए थे इस लेकर, तो कमेंट की वीडियो शाम तक मैं अपलोड कर दूंगी। काफ़ी सारे कमेंट आप लोगों के इकट्ठे हो रही हैं। तो आज की हमारी होगी क्लास नंबर 28। अब ये कहेंगे कि मैम क्लास नंबर 28 तो कल भी डाल दी थी, लेकिन कल उसका पार्ट 1 डाला था और आज रहेगा पार्ट 2। ठीक है, तो देख लेते हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। तो इनके बारे में जो कुछ भी महत्वपूर्ण था, जैसे इनका जन्म है, इनके काव्य संग्रह है, या इनको क्या कुछ कहा गया है, कौन से वाद से आते हैं, तो ये सब जो है, जैसे कि अज्ञे जो है एक अस्तित्ववादी कवि थे, प्रयोग धर्मी कवि थे। ठीक है, तो ये सारी इन्होंने नए नए प्रतीकों का प्रयोग किया। तो ये सारी बातें मैंने जो पार्ट 1 डाला था उसमें अच्छे से इनको डिफाइन कर दिया था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बाजरे की कलगी, हरी घास पर क्षण भर और यह दीप अकेला, ये तीनों कविताएं मैं पढ़ा चुकी हूँ। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऐसा दे वीणा और कितनी नावों में कितनी बार। तो ध्यान से याद रखना है, ये मैंने कल भी याद करवा दिए थे, ट्रिक से याद करवा दिए थे कि ऐसा दे वीणा जो कविता है जो सन 1961 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन वो आंगन के पार द्वार नामक काव्य संग्रह में भी 1961 में प्रकाशित हुई। इसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी कि ऐसा दे वीणा बजाते हैं आंगन के पार बैठकर, कितनी नावों में कितनी बार, ये भी 1966 में प्रकाशित हुई थी कविता। और कौन से काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई थी, कितने नावों में कितनी बार, 1967। तो आप ये ना सोचना कि मैम तो इतनी फास्ट पढ़ाती जा रही है, क्योंकि जो कुछ भी बताना था वो मैंने पार्ट 1 में बता दिया था। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जब मैंने कहा था कि अंत में, हर एक वीडियो के अंत में मैं एक प्रश्न पूछती हूँ आप लोगों के कहने पर, तो प्रश्न का जवाब अब मेरे पास आने भी लगा है। ठीक है, तो आज की वीडियो का भी हम लास्ट में एक प्रश्न बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे असाध्य वीणा, ये दीप अकेला यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। तो असाध्य वीणा, ये देखते हैं कि इस कविता के अंदर क्या है। काफी इंपॉर्टेंट कविता है और प्रश्न यहाँ से जरूर पूछा जाता है। असाध्य वीणा सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि असाध्य वीणा जो है कौन से काव्य संग्रह के अंतर्गत है, तो आंगन के पार द्वार। ठीक है, ऐसे याद रखना है। अब शुरुआत करते हैं कि असाध्य वीणा जो कविता है इसके अंदर कितने खंड हैं, क्या इसकी कथा सार है, क्या इसका मूल उद्देश्य है, ये सब के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो असाध्य वीणा, असाध्य जिसे साधा न जा सके। ठीक है, तो असाध्य वीणा जैसे नाम से ही पता चल रहा है। तो इस कविता के 3 खंड हैं, अंतः सलीला, चक्रांताशीला और असाध्य वीणा। इसके 3 खंड है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यूजीसी प्रकार के प्रश्न पूछती है और रचनाओं के बीच में से प्रश्न पूछती है। तो याद रखना है, असाध्य वीणा के 3 खंड है, अंतः सलीला, चक्रांतशीला और असाध्य वीणा। ठीक है, ये अज्ञे की लंबी कविता है। इसकी मूल संवेदना, मूल संवेदना आप समझ रहे हो ना, मूल उद्देश्य या मूल भावना या मूल विषय क्या है। मूल संवेदना सृजन तत्व की व्याख्या करना है। सृजन जिसे आप क्रिएटिविटी कहते हैं ना इंग्लिश में, उसे हम सृजन कहते हैं। तो सृजन तत्व की व्याख्या करना है। सृजन तत्व के संबंध में कविता मूलतः 4 पक्षों पर चिंतन करती हैं। तो 4 पक्ष कौन कौन से हैं, जिसे यहाँ पर सृजन कहा है। सृजन तत्व मतलब, सृजन मतलब किसी भी चीज की नई रचना करना। जैसे मैं कविता लिखूं तो कहूंगी मैं सृजन कार्य करने लगी हूँ, अब मैं कविता लिखने लगी हूँ। ठीक है, तो ये होता है। इस पे 4 पक्ष जो हैं इस पर कवि ने चिंतन किया है सृजन तत्व के संबंध में। अब सृजन तत्व आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इस संबंध में कविता के अंदर 4 पक्षों पर चिंतन किया गया है। एक, सृजन की अहर्ता मतलब अनिवार्यता, सृजन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, सृजन के तत्व,
स्वरूप और सृजन का प्रभाव, यानी कि आपने जो किया वो क्यों किया, किस कारण से किया, उसका उद्देश्य क्या है, और उस सृजन की प्रक्रिया क्या रही, और सृजन के अंदर वो सारे तत्व हैं भी या नहीं है, सृजन के तत्व क्या होने चाहिए, उनका स्वरूप कैसा होना चाहिए, और सृजन का जो प्रभाव है, जो सृजन किया गया उसका पाठक पर जो प्रभाव पड़ता है, इन 4 चीजों पर, 4 पक्षों पर इस कविता में चिंतन किया गया है। तो इसमें देखते हैं कि ये क्या है, सृजन की मूल अर्हता, यानी कि आत्मनिवेदन का भाव है। आत्मनिवेदन, अपने आप से जो निवेदन करते हैं, तो आत्मनिवेदन का भाव है। सृजन की क्रिया का मूल संबंध अहंकार के विलयन से है। सृजन की प्रक्रिया अपने आप में व्यक्तिक ही हो सकती है। देश में ना एक ये कहानी सी है कि एक ऐसी वीणा होती है जिसे कोई नहीं साध सकता, तो वीणा बजाना, अपने आप में गाना गाना, वो भी एक सृजन है, एक क्रिएटिविटी है। तो इसमें क्या कहा है कि मूल अर्हता क्या है, इसका आत्मनिवेदन का भाव। ठीक है। दूसरा जो है, सृजन की प्रक्रिया का मूल संबंध जो है वो अहंकार के विलयन, अहंकार का विलयन का मतलब है कि जब अहंकार आपका नष्ट हो जाएगा, विलय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अहंकार विलयन मतलब अहंकार का समाप्ति, ये इस सृजन की प्रक्रिया का मूल संबंध बताया है। सृजन की प्रक्रिया अपने आप में व्यक्तिक ही हो सकती है, समाज सापेक्ष नहीं। देखो, कोई भी सृजन है तो पर्टिकुलर एक ही है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ या मैं कुछ लिख रही हूँ तो मेरी सृजनात्मक है, तो वो व्यक्तिक है। और अगर मैं अपने ही अहम भाव में रहूं, देखना, इसका सृजन की प्रक्रिया का मूल संबंध अहंकार के विलयन से है। अब आप इसे समझे कि जैसे कि मैं यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ, मैं अपने ही अहंकार में रहूं कि नहीं, मुझे बच्चों को ऐसे नहीं पढ़ाना, जो आता वो मुझे ही आए, मैं नहीं चाहती कि जो मुझे आता वो दूसरों को भी आता। तो अहंकार जो है ना आदमी का, बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। इसका सृजन का मूल संबंध है। सृजन की प्रक्रिया का मूल संबंध किससे बताया है? अहंकार के विलयन से। ठीक है। और जो सृजन की प्रक्रिया है वो व्यक्तिक ही हो सकती है, समाज सापेक्ष नहीं हो सकती। ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे इसका ना, थोड़ा सा कविता के भावों को समझने की कोशिश करें आप। ये मैथ का कोई सम नहीं है या साइंस की कोई प्रक्रिया नहीं है, रिएक्शन नहीं है जिसे लॉजिक लगाकर हम बता सकें। आप जब जिन भावों में डूबकर कवि ने ये कविता की सृजन किया, आप भी अगर उन्हीं भाव में डूब पाते हैं या कवि के उन्हीं भावों को समझ पाते हैं तो ये कविता आपके लिए समझना आसान होगा। सृजन तत्व के स्वरूप को ये कविता अब स्वरूप की बात कर रहा है। ध्यान से सुनना, जो मैं शुरू में 4 पक्ष बताए थे, तो सृजन की मूल अर्हता तो क्या है? अर्हता का मतलब यहाँ पर आत्मनिवेदन का भाव है। दूसरा, सृजन की जो प्रक्रिया है, जैसे कि ये बताया था, थोड़ा सा और ऊपर आप नजर डालेंगे, सृजन की अहर्ता से मतलब है आत्मनिवेदन का भाव। ठीक है, आत्मनिवेदन का भाव। उसके बाद सृजन की प्रक्रिया क्या है? अहंकार के विलयन से, कि उसकी जो आप जब कोई भी सृजन कर रहे हैं, किसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, तो उसमें अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तीसरा, सृजन के तत्वों का स्वरूप। तो सृजन की प्रक्रिया ये आगे आएगा। सृजन के तत्वों के स्वरूप को ये कविता भारतीय दर्शन के अनुरूप सृजन, आप तीसरा देख रहे हैं हम, तीसरा तत्व, सृजन तत्व के स्वरूप को ये कविता भारतीय दर्शन के अनुरूप ब्रह्मा को समाज में महत्व देती है। देखो, ध्यान से देखना कि जो क्रिएटिविटी है, जो रचना है, जो कुछ भी लिखा जाता है, जो सृजन किया जाता है, उस तत्व का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो उस तत्व के स्वरूप को यह कविता भारतीय दर्शन के अनुरूप ब्रह्म समाज को महत्व देती है। मतलब भारतीय दर्शन को इसने फॉलो किया है। पश्चिमी चिंतन के अनुरूप ये कला को साधन के रूप में प्रतिष्ठित नहीं करती। इस पंक्तियों का भावार्थ समझने की कोशिश करें कि जो पश्चिमी कवि हैं, पाश्चात्य, जिसे आप वेस्टर्न बोलते हैं, जो वेस्टर्न थिंकर हैं या चिंतन करने वाले जो विद्वान हैं, वो कला को एक साधन मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर कला को एक साधन नहीं माना जाता। भारतीय दर्शन के अनुसार
ये ब्रह्म को समाज में महत्व देती हैं, क्योंकि हमारे लोगों के यहाँ पर ऐसा मानना है कि ये जो हमारे पास कहते हैं ना कला है, भाई नीरज चोपड़ा ने भाला तेज फेंका, वो भी उसकी क्रिएटिविटी थी, तो कहेंगे यार वो भगवान की देन है, उसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। मान लो मेरी वीडियो है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, भाई रे सबके पास नहीं होता, ये भगवान परमात्मा की देन है। तो समझ रहे हैं ना हम, इस कविता में जो सृजन तत्व का स्वरूप है उसे भारतीय दर्शन के अनुरूप यानी ब्रह्म को समाज में महत्व देती है, और पश्चिमी चिंतन के अनुरूप ये कला को साधन के रूप में नहीं मानते। हमारे यहाँ पर ये जो भारतीय दर्शन है ये कला के सृजन को जो साधन के रूप में नहीं लेते। साधन तो एक कमाई का साधन हो गया, ठीक है। सृजन का प्रभाव देख लेते हैं, चौथा जो पॉइंट था, सृजन का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर अलग होता है। अब जैसे कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ और फिर मैं अपलोड करूंगी, तो मेरे इस वीडियो को देखने वाले कैंडिडेट 50 हैं मान लो, और 50 में से 50 के 50 पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। किसी को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगेगा, किसी को नहीं अच्छा लगेगा, किसी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, किसी को बहुत ज़्यादा नफरत सी हो जाएगी, नहीं यार ये इरिटेट होता है ना, ऐसा होता है। तो प्रभाव तो देखो उस चीज़ का अलग अलग पड़ता है। आनंद की उपलब्धि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वधर्म के अनुकूल होती है। अब देखो स्वधर्म क्या कहा है, इसको ऐसे समझना जैसे कि जब मैं कोई ये वीडियो बना रही हूँ तो उस व्यक्ति का जो स्वधर्म है यानी कि उसकी जैसा धर्म है, धर्म का मतलब आप यहाँ से ये मान ले कि जो मेरी वीडियो देख रहा है उसके जैसा स्वभाव है या जैसा उसका आचार व्यवहार है या जैसे उसकी नीयत है, उसी प्रकार से वो इन वीडियो का आनंद लेगा। जिसका स्वधर्म अनुकूल है, मेरे अनुकूल है, जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो उसे इन वीडियो में आनंद की प्राप्ति होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो समझ गए होंगे आप सृजन से, यही प्रमुख काव्य का है। जैसे आज्ञे जी ने सादे वीणा एक कविता बनाई, मान लो कविता से ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब ये कविता पढ़ने में किसी को आनंद आएगा, किसी को नहीं आएगा। अब आनंद के ऊपर स्वधर्म काम करता है कि अब हो सकता है कोई ऐसा बच्चा है जो वीडियो देख रहा है, उसे मतलब ही नहीं पता, शब्दों के अर्थ ही नहीं समझ पा रहा, तो कविता में क्या ही आनंद आएगा। तो वो सबका अलग अलग होता है। अब हम ये पढ़ते हैं कि ऐसादे वीणा का जो कथानक है, कथानक होती है उसकी विषय वस्तु, मतलब ऐसादे वीणा जैसे कोई भी कविता कवि ने लिखी तो कहीं ना कहीं से तो उसका वो जो सार है वो उठाया होगा ना कहीं से। तो ऐसे ये कथानक का स्रोत है, इसे कथानक बोलते हैं इसकी काव्य की भाषा में। तो ऐसादे वीणा की कथा का आधार जापान में प्रचलित एक लोक कथा है जो ओकाकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ टी में टैमिंग ऑफ द हार्प के नाम से संकलित थी। ध्यान से सुनना, जो ऐसादे वीणा है और ये कौन से उसमें थी, आंगन के पार द्वार, याद रखना उस काव्य संग्रह में थी। इस कथा का जो आधार है वो जापान में एक लोक कथा प्रचलित है, जापान में एक लोक कथा प्रचलित है, वही इसका आधार है। और जो ओकाकुरा नामक कोई लेखक है उसकी एक पुस्तक है द बुक ऑफ द टी में टैमिंग ऑफ द हार्प के नाम से संकलित की गई। ठीक है, इस कथा के अनुसार एक जादूगर ने कीरी नामक विशाल वृक्ष से एक वीणा बनाई। ध्यान से सुनते जाना, वैसे मैंने ये पहले भी पढ़ रखी थी। इस कथा में क्या था, एक जादूगर होता है, उसने कीरी नामक एक विशाल वृक्ष से क्या बनाई, एक वीणा बनाई। ठीक है, बनाई। चीन के सम्राट ने इस वीणा को संभाल कर रखा, वह चाहता था कि इसे कोई बजाए। ठीक है, कई कलावंतों के प्रयास करने के बावजूद इसे कोई नहीं बजा सका। अंत में वीणाकारों के राजकुमार पीओ ने अपनी साधना के द्वारा उस वीणा को बजाया। अब आपके प्रश्न यहाँ पर कितने बनते हैं उन्हें नोट कर लें कि ये जो है इसकी कथा कहाँ से ली गई है, जापान के प्रचलित एक लोक कथा से ली गई है जो ओकाकुरा की एक पुस्तक है द बुक ऑफ द टी में टैमिंग हार्प के नाम से संकलित की गई है। मतलब इस नाम से, ये जो जापान की प्रचलित एक लोक कथा है उसका नाम है टैमिंग ऑफ द हार्प, इस नाम से संकलित है इस पुस्तक के अंदर द बुक ऑफ द टी में, और इसके लेखक है ओकाकुरा। तो ये बातें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद ये कि कौन से वृक्ष से वीणा बनाई थी, तो किरी नामक विशाल वृक्ष से किसने बनाई थी, जादूगर ने बनाई थी।
इस वीणा को किसने संभाल कर रखा? तो चीन के सम्राट ने संभाल कर रखा। वह चाहता था कि इसे कोई बजाए, लेकिन कई जो कलाकार आए उन्होंने प्रयास किया, लेकिन ये नहीं बजी। अंत में जो वीणाकारों के राजकुमार थे ना, पीओ ने अपनी साधना से उसको बजा दिया। तो ध्यान रखना, किरी नामक वृक्ष से वीणा बजाई, पीओ ने अपनी साधना द्वारा उस वीणा को बजाया। जब सम्राट ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो उसने बताया कि औरों को सफलता इसलिए नहीं मिली कि वे, भाई काम की बात है, ध्यान से सुनना, कि औरों को सफलता इसलिए नहीं मिली कि वे सभी अपनी बात करते थे, जबकि मैंने स्वयं को भूलकर वीणा में निहित संगीत को बजाया। सुन गया क्या कहा है इन्होंने? कि सभी लोग जो थे, औरों को सफलता इसलिए नहीं मिली कि वे सभी अपनी बात करते थे। अरे अपना, अपना का मतलब मैं, और मैं जहां भी आ गया वहां अहंकार समझना। जैसे हम दिन में बोलते हैं ना, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरी गाड़ी, कितनी बार बोलते हैं। तो ये मैं जो है ना, सारा अहंकार है। भाई मैं की जगह तुम अपनी बोल दो तो अपनी में हम सब शामिल हो जाते हैं। देखो ये बहुत पहुंची हुई और सदी हुई बात है। जिसको थोड़ा सा ज्ञान है, जो आध्यात्मिकता के नज़दीक है, जिसने कुछ पढ़ रखा है, जैसे कि हम शिवपुराण भी पढ़ते हैं, तो वही इस बात को समझेगा। जैसे कि, और आप कभी भी सुनना, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बैठते थे ना, तो मान लो किसी के घर में कोई, मान लो हमारे घर में कोई बूढ़ी माँ आई के मिलने के लिए, और मान लो कोई नई चीज़ हमारे घर में खड़ी है, मान लो कोई नई सी गाड़ी खड़ी है और उसे नहीं पता माँ को कि हम गाड़ी ले आए। पता आते ही क्या कहेगी? तो भाई अरे नई गाड़ी ले आई। तो हम में से जिसमें मैं भाव का होगा वो तो क्या कहेगा? हाँ जी मैं ले आयो, ठीक है, मैं जब ले आया, ठीक है। और जिसके अंदर अहम भाव नहीं, वो कहो हाँ माँ अपनी है, आपकी दया से अभी खरीदी है। तो उसमें देखो दोनों बातों में कितना अंतर है। तो ये फर्क है बोलने चालने का, जैसे लोग कहते रहते हैं, है ना। अक्सर मुझे भी थोड़ा सा, जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो बहुत जो टीचर थे वो मुझे बहुत ही कम समझ पाते थे, लेकिन जो मेरे साथ अच्छे खासे लंबे टाइम तक रहे और उन्होंने अंत में संज्ञा दी कि मैम हम तो, जो मुझसे मिलता वो कहते मैम हम तो आपके बारे में ये सोचते थे, लेकिन आप तो ऐसे नहीं हैं। फिर एक टीचर ने दिया कि सेल्फ रिस्पेक्ट होती है हमारी, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखना चाहिए और मैं से दूर रहना चाहिए, है। तो इस वीणा से आपको कुछ सीखना चाहिए अपनी जिंदगी में। तो वो कह रहा कि मैं स्वयं नहीं जानता था कि मैं वाद्य यंत्र हूं या वाद्य यंत्र मैं, ठीक है। जैसे कि उसने, ऐसे लोग ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। जब भगवान उसने, नहीं सॉरी, अर्जुन ने जब मछली की आंख को बेंध रहे थे तो प्रश्न पूछा था ना कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने यही कहा था कि उसे तीर साधना था कि मछली की आंख को बेंधना था। तो उसने कहा कि मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे केवल मछली की आंख दिखाई दे रही है। तो उसका लक्ष्य एक ही जगह था, उसका अहम भाव सारा खत्म था। और जब दुर्योधन से पूछा या किसी और से तुम्हें, तो बोले मुझे पत्ते दिख रहे, मुझे टहने दिख रहे, मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे मछली दिख रही है, ठीक है। तो इतना ही फर्क है, समझ गए होंगे आप। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा कि मुझे सफलता इसलिए नहीं मिली कि वे सभी अपनी बात करते थे। मतलब औरों को सफलता इसलिए नहीं मिली कि वे सब अपनी बात करते थे, अपने बारे में डींगे हाँकते थे, जबकि मैंने स्वयं को भूलकर वीणा में निहित जो संगीत था उसे जगाया है। मैं स्वयं नहीं जानता था कि मैं वाद्य यंत्र हूं या वाद्य यंत्र मैं हूं, यानी कि वाद्य यंत्र और मैं दोनों हम एक ही हो गए थे। मैंने अलग अलग नहीं समझा कि ये वाद्य यंत्र है, ये मुझे पढ़ाना है, ठीक है। बहुत अच्छी बात कही है, बहुत ही अच्छी। और आगे ने इस कथा को भारतीय संदर्भ में गढ़ा है। भारतीय संदर्भ में गढ़ा एक लोक कथा थी। किरीटी नामक वृक्ष से वज्रकीर्ति ने जीवन भर की साधना के उपरांत एक वीणा बनाई। अब देखो ये वो तो थी जापान के उसके संदर्भ में। अब आगे ने इस कथा को भारतीय संदर्भ में किस प्रकार से गढ़ा है या लिखा है। किरीटी नामक वृक्ष से, तो यहाँ पर कौन से वृक्ष से बनाई गई? किरीटी नामक वृक्ष से वज्रकीर्ति ने जीवन भर की साधना के उपरांत एक वीणा बनाई। किसने? वज्रकीर्ति ने। उत्तराखंड के गिरी प्रांतर से ये वीणा राजा के दरबार में पहुंची। कहाँ से पहुंची? उत्तराखंड के गिरी प्रांतर से ये वीणा राजा के दरबार में पहुंची, पर कोई भी कलावंत उसे साध नहीं पाया। अंततः केश कंबली
प्रियवंद ही इस वीणा को बजा पाया। तो भारतीय संदर्भ में जो घड़ी है इस कविता को अज्ञे जी ने, उसमें कौन से वृक्ष से बनाई गई थी? किरीटी नामक वृक्ष से। किसने जीवन भर की ये वीणा बनाई? वज्रकीर्ति ने बनाई। और कहाँ के पहाड़ों से प्रांत से होती हुई वीणा राजा के दरबार में पहुंची? उत्तराखंड के गिरी प्रांतर से। और किसने इसको साधा? केस कंबली प्रियवंद ने। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब महत्वपूर्ण बातें कौन सी आपको याद रखनी है, तथ्यात्मक बातें कौन सी याद रखनी है इस कविता को लेकर? तो 321 पंक्तियों की कविता है ये। क्या है? 321 पंक्तियों की कविता। किरीट तरु की जड़ वासुकी नाग के फण पर आधारित थी। यानी कि जिस किरीट तरु से, किरीट के पेड़ से वो वीणा बनाई गई थी, वो जड़ वासुकी नाग, एक नाग का नाम है, उस नाग के फण जानते हो ना, जो ऐसे ऐसे नाग का फण होता है, फिर इधर नाग होता है ना उसका मुंह, नाग के फण पर आधारित थी। किरीटी तरु की जड़ वासुकी नाग, ये याद रखना है, वासुकी नाग के फण पर आधारित थी। 321 पंक्तियों की कविता है। वज्रकीर्ति ने सारा जीवन इस वीणा को गढ़ा और वीणा पूरी होते ही उसका जीवन भी समाप्त हो गया। मतलब जितना वो जिया जब तक इस वीणा को बनाता रहा। मुझे स्मरण है कविता में 6 बार प्रयुक्त। मतलब ये जो शब्द है मुझे स्मरण है, ये जो लाइन है, ये जो शब्द हैं, ये कविता में 6 बार आए हैं। वीणा बजाने, अब ये इसलिए दिया गया है कि हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछ लें। वीणा बजाने पर रानी ने प्रियवंद को सतलड़ी माला अर्पित की। तो जब वीणा साध दी तो प्रियवंद ने, तो जो रानी थी उसने सतलड़ी यानी कि 7 लड़ियों की माला अर्पित की। कुछ विद्वान इस कविता पर जैन बुद्धिज्म का प्रभाव मानते हैं। इसका संबंध महायान संप्रदाय से है। तो संप्रदाय हीनयान और महायान 2 संप्रदाय थे, आपको याद आया हो, बौद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य अगर आपने पढ़ा होगा तो। आप देखते हैं कि सर्जनात्मक रहस्यवाद है इस कविता के अंदर, और मौन से स्वर और स्वर से मौन की यात्रा कहा है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने इस कविता को। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं मौन से स्वर पर आता है और स्वर से फिर वापस मौन, मतलब मौन रहते हैं, वीणा बजाते हैं, और जब वीणा बजाकर फिर से वापस क्या हो जाते हैं? मौन, ऐसे समझ सकते हैं। तो ये कथन है कि यात्रा मौन से स्वर और स्वर से मौन की यात्रा किसने कहा? डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने। ऐसा दे वीणा की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं, सरलार्थ में यहाँ पर नहीं बताऊंगी। आ गए प्रियवंद केस कंबली गुफा गे, राजा ने आसन दिया कहा कृत कीर्ते हुआ मैं तात पधारे आप, भरोसा है अब मुझको साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। कि राजा कहता है कि मुझे लगता है कि आज तो ये सदी जाएगी, वीणा बजाई जाएगी। वज्रकीर्ति ने मंत्र पूत जिस अति प्राचीन किरीट तरु से इसे गढ़ा था, उसी किरीटी तरु से वज्रकीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा था। समझ में आ रहा है ना? कथा वस्तु पढ़ने के बाद इसका आराम से आपको समझ में आएगा। हठ साधना यही थी उस साधक की, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत। सभी कलावंत मतलब उस कला को जानने वाले जितने भी लोग आए थे वो सभी हार गए थे। सबकी विद्या हो गई है कारण दर्प चूर, दर्प मतलब अहंकार में चूर चूर। कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका, अब ये सादे वीणा ही ख्यात हो गई। ठीक है, तो भाई ये कविता है, मैं इसे पढ़ूंगी नहीं, आप देख लेना। मैंने इसको पूरा आपको बता दिया है, इसके अंदर जो कुछ भी था, जो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां थी, अभी कुछ पंक्तियां इसकी और भी हैं। ठीक है, तो आप इसे पूरी पढ़ ले। मैंने इसकी शक्ल आपको दिखा दी है क्योंकि पिछली बार जो यूजीसी नेट में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, और अधिकतर बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्होंने उस कविता का चेहरा भी नहीं देखा हुआ होता है और तथ्यात्मक जो प्रश्न होते हैं उन्हें रट लेते हैं। तो एक बार कविता को जरूर पढ़ें। अब अगली कविता हम पढ़ेंगे, कितनी नाव में कितनी बार। कितनी नाव में कितनी बार। तो ये कविता सत्य की खोज की यात्रा को दर्शाती है। व्यक्ति सत्य की खोज में बार बार भटकता रहता है। कितनी नाव में कितनी बार, भाई जब तक नाव में उतनी बार बैठेंगे जब तक हमें सच्चाई का ज्ञान नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये सत्य की खोज की यात्रा को दर्शाती है। व्यक्ति सत्य की खोज में बार बार भटकता रहता है। वह तथ्यों को सत्य समझकर उनके पीछे जाता है, पर तथ्य अंततः व्यक्ति को आक्रांत ही करते हैं। यहाँ एक संकेत भारतीय जीवन मूल्य की ओर भी है। कवि विदेशों में सत्य की खोज में भटका,
परंतु वहाँ तथ्यों की शुष्कता ने उसे आक्रांत ही किया, मतलब और ज्यादा आक्रमणकारी ही उसे बना दिया। उसे सत्य कहीं पर भी नहीं मिला। कवि जो है विदेशों में भी सत्य को खोजता हुआ घूमा। जब जब ऐसा हुआ वह लौट कर इसी भारतीय जीवन मूल्य की ओर वापस आ गए। तो बहुत अच्छी यहाँ पर सीख मिलती है कि जो सच्चाई है जीवन जीने में हो, खाने में हो, पीने में हो, पहनने ओढ़ने में हो, सच्चाई का मतलब आप बहुत कुछ ले सकते हैं। तो जो सत्य है ना, सत्य को ढूंढने के लिए लोग कहीं कहीं जाते हैं। भाई विदेश घूम के आ रहे हैं, फलाना घूम के आ रहे, यहीं घूम लो भाई जो वहां है। मेरा तो यही मानना है कि जो ईंटें, जो दीवारें, जो उधर है वही इधर है, जो बाजार उधर है वही बाजार इधर है, जो लोग उधर है वो इधर है। बस थोड़ी सी आपको कृत्रिम बनावट थोड़ी सी हो सकता है, ज्यादा मिल जाएगी। लेकिन कवि जो है लौट कर इसी भारतीय जीवन मूल्यों की ओर, जीवन मूल्य तो जानते होंगे, जीवन जीने के जो मूल्य, जो ढंग है, तौर तरीके हैं, इसमें सब कुछ आ गया जो मैंने बताया, ठीक है। तो वो सब अपने जीवन मूल्य, जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो सबसे बेहतर है। हमें अपनी भारतीय संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। कितनी नावों में कितनी बार की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां कुछ हैं। और कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए कितनी दूर, किन पराए देशों की बेदर्द हवाओं में, जहां नंगे अंधेरों को और भी उड़ाता रहा एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश। मतलब उस प्रकाश में और भी ज्यादा सब कुछ दिखाई देता रहा, जिसमें कोई प्रभा मंडल नहीं बनते, केवल चौंधी आते हैं तथ्य तथ्य तथ्य, सत्य नहीं अंतहीन सच्चाइयाँ। ठीक है, तो ये कुछ पंक्तियां थी और यहीं पर हमारी ये कविता खत्म हो जाती है, ऐसादे वीणा। तो उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ाई है, क्योंकि आज सुबह से एक ही वीडियो बनाई थी, काफ़ी अच्छा मूड भी फ्रेश था। और ये ध्यान रखना है कि ऐसादे वीणा जो है 3 खंडों में है, अंतःसलीला, चक्रांतशिला और ऐसादे वीणा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और आज का प्रश्न है आपका, ये ऐसादे वीणा नामक कविता कब प्रकाशित हुई और कौन से काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई, ये प्रश्न आपको बताना है। ऐसादे वीणा जो कविता है वो कौन से उसमें काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई और कब हुई, ठीक है। तो ये आज का प्रश्न है। धन्यवाद।